बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके इनकम टैक्स का ABST का फर्स्ट पेपर है और इसमें अपना ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन इनकम टैक्स के बारे में बताई गई थी, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में आपको PDF भेजकर बताया गया था, और तीसरा जो अपना ये जो वेतन शीर्षक से आय सैलरी हेड चल रही है, तो इसमें आपको इससे पहले इसकी जो बैकग्राउंड है पाठ की, इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण नियम फार्मूले बने हुए हैं, ये अपना अभी लेक्चर जारी है। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये सैलरी हेड का प्रैक्टिकल चैप्टर में सबसे लंबा पार्ट है और इसमें इसको समझने के लिए काफ़ी समय चाहिए। तो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना है कि वेतन शीर्षक के जितने आयकर अधिनियम के अंतर्गत प्रावधान बने हुए हैं, जो प्रोविजंस बने हुए हैं, उन प्रोविजंस को, सारे नियमों को आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा और इनको आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप सैलरी हेड में क्वेश्चन प्रैक्टिकल तभी हल कर पाएंगे तब जब आपको सैलरी हेड के जो नियम बताए गए हैं वो नियम आपने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और अच्छी तरह से समझ लिए हैं और आपने याद भी कर लिए हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस पाठ में तभी समझ में आएगा जब आपने इसके सारे नियमों को बार बार पढ़ा है, बार बार याद किया है, बार बार समझा है। अगर बिना नियम पढ़े हुए, जाने हुए, याद किए हुए अगर आप कोई भी इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने चलेंगे तो आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरा जोर इस बात पे है कि ये जो बहुत इम्पोर्टेंट जो पार्ट है आपका इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, जिसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन जनरली प्राय आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आता है, तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको आज पहले के जो लेक्चर है उसके अलावा आज का जो मेरा लेक्चर है वो अलाउंसेस पे है, भत्ते, अलाउंसेस, भत्ते। कहने का मतलब ये है कि हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, नहीं मैडम अभी नहीं चाहिए, मेरा लेक्चर चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। ये जो अपना लेक्चर चल रहा है सैलरी हेड का, इसमें मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अलाउंसेस, भत्ते, ये क्या होते हैं। देखो, कोई भी जो सैलरी पेड पर्सन है, जो कर्मचारी नौकरी करता है अपनी नियोक्ता के यहाँ, अपने मालिक के यहाँ, तो उसके बदले में उसको जो वेतन मिलता है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो ब्रॉडली मैं आपको बताऊं कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ज़्यादातर मूल वेतन के अलावा बहुत से भत्ते मिलते हैं। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि मूल वेतन के अलावा भत्ते कम ही होते हैं, और कुछ प्राइवेट क्षेत्र में तो ऐसा ही होता है कि फिक्स सैलरी देते हैं, भत्ते वगैरह उसमें नहीं होते हैं। तो अब इसमें भत्ते का क्या मतलब हुआ कि एक कर्मचारी को उसका नियोक्ता वेतन के रूप में, सैलरी के रूप में क्या देता है। एक तो आपने देखा मूल वेतन, बेसिक सैलरी देता है। दूसरा आपने देखा कि उसको कमीशन देता है। अब कमीशन सेल्स बेस पे भी हो सकता है या फिक्स कमीशन भी हो सकता है, फिक्स रेट से। और तीसरा, कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है, ये भी आपके टैक्सेबल सैलरी में आता है। अब इनके अलावा जो दूसरी चीजें हैं उसमें आता आपका भत्ते। अब भत्ते क्या है कि ये नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को नकद में दिया जाता है और ये सेवा शर्तों के अनुसार दिया जाता है। जब कर्मचारी को नौकरी पे रखा जाता है तो एग्रीमेंट होता है, उसमें बता दिया जाता है कि आपको सैलरी के रूप में क्या क्या चीज़, कौन कौन सी आइटम में आपको सैलरी एज ए टोटल मिलेगी। तो भत्ते क्या है कि एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को सेवा शर्तों के अधीन या
उनके कार्य करने की परिस्थिति के हिसाब से नियोक्ता उनसे कौन कौन से कार्य ले रहा है उनकी परिस्थिति को भी देख सकता है। और तीसरा कारण, कर्मचारियों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मूल वेतन, कमीशन, बोनस के अलावा और उसको नकद रुपये दिए जाते हैं हर महीने, जिसको आप कहेंगे भत्ते, अलाउंसेस। अब आपने अलाउंसेस का अर्थ समझ लिया। अब इनकम टैक्स के हिसाब से आपको क्या करना है कि ये जो भत्ते हैं ये विभिन्न प्रकार के भत्ते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ अलाउंसेस आर देयर। एक लंबी चौड़ी भत्तों की लिस्ट है। आपके लिए यहाँ क्या महत्वपूर्ण है कि एक कर्मचारी की टैक्सेबल सैलरी आपको निकालनी है। तो उस टैक्सेबल सैलरी में आपको ये देखना है कि कौन सा भत्ता है जो यहाँ कर्मचारी के लिए कर योग्य होगा, जिसका उसके कर योग्य सैलरी में अमाउंट जोड़ना है। अब जो भत्ते हैं उनकी डिटेल के बारे में मैं आपको बताऊं। देखो, 3 तरह के भत्ते हैं। 3 तरह के भत्तों में कौन सा है? एक तो वो भत्ते हैं जो पूर्णतः करमुक्त भत्ते, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, यानी उनके ऊपर कोई आयकर नहीं लगेगा, आपकी टैक्सेबल सैलरी में उसका अमाउंट नहीं आएगा। क्या, कौन से भत्ते? पूर्णतः करमुक्त भत्ते। मैं इसकी आपको डिटेल बताऊंगा कौन कौन से ये भत्ते होते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस, आंशिक करमुक्त भत्ते, यानी भत्ते का कुछ हिस्सा कर योग्य होगा और कुछ हिस्सा करमुक्त होगा। जो कर योग्य हिस्सा होगा वो आप टैक्सेबल सैलरी के स्टेटमेंट में दिखाएंगे, या आप दिखाने का तरीका ये हो सकता है कि टोटल आपको अलाउंस कितना मिला, उसमें लेस एग्जम्पशन फार्मूले से कितना करमुक्त हो गया नियम के हिसाब से, और बाकी जो अमाउंट बचेगा वो टैक्सेबल अमाउंट स्टेटमेंट में आउटर कॉलम में चला जाता है। तो दूसरे टाइप का भत्ते कौन से हुए? आंशिक करमुक्त भत्ते, पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस। अब तीसरा भत्ता आता है पूर्णतः कर योग्य भत्ते, फुली टैक्सेबल अलाउंसेस। कहने का अभिप्राय क्या है? ये भत्ते कर्मचारी की कर योग्य जो वेतन का स्टेटमेंट आप बना रहे हैं उसमें डायरेक्ट इसमें स्टेटमेंट में आएंगे, उनमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है, कोई नियम कानून आपको लगाने की जरूरत नहीं है। इनको सीधा आप लिख दीजिए कि ये भत्ता है, इसमें कोई छूट नहीं है, ये फुली टैक्सेबल होता है। जैसे ज़्यादातर क्वेश्चनों में आप देखोगे डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, मेडिकल अलाउंस, ये क्या है? ये इस तरह के भत्ते हैं जो फुली टैक्सेबल हैं। इसके अलावा मैं आपको इनके लिस्ट बताऊंगा, आपको नाम बताऊंगा, आपकी किताब में भी दिए हुए हैं, जिनका आपको गहन अध्ययन करना है। अब बात आती है कि ये जो 3 तरह के जो भत्ते हैं, पूर्णतः करमुक्त भत्ते, आंशिक करमुक्त भत्ते, पूर्णतः कर योग्य भत्ते, अब इन सारे भत्तों की जो नियम कानून बने हुए हैं वो आपको सारे इस पाठ में पढ़ने पड़ेंगे। जब आपने इन भत्तों के बारे में पढ़ लिया तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ भत्ते एग्जामिनर जरूर देता है, तो आपके नॉलेज में ये होना चाहिए कि भाई ये भत्ता कर योग्य है या करमुक्त है, या ये आंशिक रूप से कर योग्य है और आंशिक रूप से करमुक्त है, उसका आपको फार्मूला आना चाहिए। अब ये जो पहली लिस्ट है पूर्णतः करमुक्त भत्ते, इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर ये भत्ते आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आते हैं तो इन भत्तों का आपको स्टेटमेंट में दर्ज नहीं करना है। क्या तो आप भत्ते का नाम लिख दो, नीचे ब्रैकेट में एग्जाम लिख दो, आउटर कॉलम में नील, या टिप्पणी में वर्किंग नोट में आप एग्जामिनर को बता सकते हो कि ये भत्ता क्योंकि पूर्णतः करमुक्त है इसलिए स्टेटमेंट में इसको शो नहीं किया गया है। तो जो पूर्णतः करमुक्त भत्ते हैं उसमें एक भत्ता आपको मैं बताऊं, सारे भत्ते बताता हूं। एक है आपका विदेशी भत्ता, फॉरेन अलाउंस। यदि सरकार, केंद्रीय राज्य सरकार का कोई कर्मचारी भारत के किसी नागरिक को भारत से बाहर सेवा करने के लिए कोई ऐसे भत्ते देती है जो उस कर्मचारी को भारत में सेवा करने पर प्राप्त नहीं होते, तो ऐसे भत्ते पूर्णतः करमुक्त होते हैं। यह करमुक्ति एक गैर सरकारी अथवा विदेशी नागरिक को प्रदान नहीं की जाएगी। गवर्नमेंट के कर्मचारी जो भारत से बाहर सेवा करते हैं उनके बदले उनको फॉरेन अलाउंस मिलता है,
वो क्या है, फुल्ली एग्जम्प्टेड, पूर्णतया करमुक्त है। दूसरा करमुक्त भत्ता है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को मिलने वाले भत्ते। ये जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस होते हैं ना, इनको न्यायाधीशों को मिलने वाले भत्ते वो भी पूर्णतया करमुक्त हैं। तीसरा आपका आता है कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशेष भत्ते। कई बार नियोक्ता अपने कर्मचारी को कुछ विशेष कर्तव्यों का पालन करने के लिए कुछ भत्ते की राशि देता है, तो ऐसे भत्तों के बारे में आपको क्या करना है, जितनी राशि आपको दी गई है उस राशि में से कितनी राशि उस कर्तव्य का पालन करने में आपकी खर्च हो गई वो तो करमुक्त हो जाएगी, और अगर कोई राशि शेष बची है तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि जैसे यात्रा भत्ता, इसी तरह से यात्रा भत्ता में ट्रैवलिंग अलाउंस, दैनिक व्यय भत्ता डेली अलाउंस, सवारी भत्ता कन्वेंस अलाउंस, ये भत्ते इस तरह के हैं जितनी राशि करमुक्त होगी वो करमुक्त होंगे और बाकी के क्या होंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है। और इसमें एक स्पष्टीकरण मैं आपको बता दूं, यदि कर्मचारी के घर से ऑफिस और ऑफिस से वापस घर जाने के लिए किए गए सवारी व्ययों की पूर्ति हेतु दिए गए भत्ते के संबंध में यह करमुक्ति उपलब्ध नहीं होगी। घर से ऑफिस आने के लिए और ऑफिस से घर जाने के लिए इसकी करमुक्ति नहीं होगी। यह केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए है, 3200 रुपये के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से, फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स, नॉट फॉर अदर पर्सन्स। अब इसमें इसी तरह से आपके जो करमुक्त भत्ते हैं उसमें आपका सहायक भत्ता है हेल्पर रखने का। अगर आपके काम में मदद करने के लिए आपने कोई हेल्पर रखा है तो उसके लिए नियोक्ता आपको पैसे देता है, ये भी फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। शैक्षणिक या अनुसंधान भत्ता, वर्दी भत्ता, ये आपके विशेष कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियोक्ता द्वारा आपको जो राशि दी गई है तो ये राशि क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ये भत्ते आपके पूर्णतः करमुक्त हैं, इसको आपको टैक्सेबल अमाउंट में स्टेटमेंट में नहीं लिखना है। वर्किंग नोट में आप एग्जामिनर को बता सकते हैं कि ये क्योंकि ये भत्ते पूर्णतः करमुक्त हैं इसलिए इनको यहाँ टैक्सेबल नहीं दिखाया गया है। इसी तरह से जो आपके फुल्ली एग्जम्प्टेड अलाउंसेस है उनमें और भी हैं। कौन कौन से, संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी संगठन से प्राप्त भत्ता करमुक्त होगा। यूएनओ से अगर कोई आपको अलाउंस मिल रहा है तो वो भी एग्जम्प्टेड होगा। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्राप्त निम्नलिखित भत्ते करमुक्त होते हैं। कौन कौन से, अगर आप यूपीएससी के मेंबर हैं तो आपको अगर कोई भत्ता मिलता है, वाहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, नियामक व्यय भत्ता, सप्लीमेंट्री अलाउंस, तो ये भी आपके लिए फुल्ली एग्जम्प्टेड है। सार्क सदस्य राज्यों में अध्यापकों व प्रोफेसरों को प्राप्त भत्ते नियुक्ति से 2 वर्षों तक करमुक्त होते हैं। तो ये इस तरह के भत्ते थे जो पूर्णतया करमुक्त हैं, फुल्ली एग्जम्प्टेड, यानी इन भत्तों के ऊपर कोई आयकर नहीं लगेगा, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये भत्ते क्या हैं आपको याद करने पड़ेंगे। जो मैंने आपको समझाया है तो इसको दिमाग में बैठाइए और इनकम टैक्स की जो किताब है उसमें भी आप बारीकी से अध्ययन कीजिए, क्योंकि एक बार मैंने समझा दिया तो इसको आप बुक से रिवाइज करोगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है आपको पता नहीं है ये भत्ता करयोग्य है या करमुक्त है, भत्ता करमुक्त था और आपने इसको करयोग्य दिखा दिया तो आपका आंसर जो है वो टैक्सेबल सैलरी जो आएगी वो गलत आएगी, आपके नंबर कट जाएंगे उसके अंदर, क्योंकि आपने अच्छी तरह से भत्तों को याद किया नहीं है। अब इस तरह से दूसरी जो कैटेगरी है वो है आपकी आंशिक करमुक्त भत्ते, पार्टली टैक्स फ्री अलाउंसेस। अब ये जो दूसरी टाइप की भत्ते हैं इनमें क्या है कि एक भत्ते की जो राशि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाती है उसका कुछ हिस्सा ही करमुक्त है और बाकी का शेष हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, करयोग्य होगा। तो इन भत्तों के बारे में आपको ये याद करना पड़ेगा कि इस भत्ते का कितनी राशि एग्जम्प्टेड है और बाकी जो टोटल मिली है उसमें एग्जम्प्टेड आप माइनस करोगे तो बाकी जो बचेगी वो क्या आ जाएगी आपकी, वो टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा, टैक्सेबल पार्ट ऑफ द अलाउंस। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो भत्ता है वो आपका है हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। अब
किसी रहने की सुविधा के हिसाब से नियोक्ता अपने कर्मचारी को कोई मकान के नाम से नकदी पैसे देता है मूल वेतन के अलावा, तो उसको बोलते हैं आपका मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस। अब हाउस रेंट अलाउंस में आपको क्या है कि एक फार्मूला बनाया हुआ है, इसमें आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और आपको लिखना पड़ेगा कि निम्नलिखित में सबसे कम राशि करमुक्त होगी। अब इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है वास्तविक प्राप्त राशि, दूसरा पॉइंट है चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10%, तीसरा पॉइंट है मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली वेतन का 50% और अन्य स्थानों पर आपको लेना है 40%। इन 3 पॉइंटों में जो सबसे कम राशि होगी वो आपकी करमुक्त हो जाएगी और बाकी आपकी कर योग्य हो जाएगी। तो ये इन कुछ इंपॉर्टेंट भत्तों की मैंने पीडीएफ बनाई है जो मैं आपको ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाली है, उसको आप डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ लेना अगर अभी आप बात आपको समझ में नहीं आ रही है। तो जो आपका मकान किराया भत्ता है उसकी करमुक्ति लेने के लिए जैसे मैंने आपको बताया निम्नलिखित सबसे कम राशि करमुक्त होगी वास्तविक प्राप्त राशि एचआरए की, चुकाया गया किराया माइनस वेतन का 10% और जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली उसमें वेतन का 50% और अन्य स्थानों पर 40%। अब इस फार्मूले के कुछ स्पष्टीकरण हैं। स्पष्टीकरण का मतलब ये है कि जो स्पष्टीकरण में क्या है कि एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेतन से क्या अभिप्राय है, क्योंकि वेतन का आपको 10%, 40, 50% बताया है, तो वेतन का मतलब होगा मूल वेतन प्लस कमीशन एक निश्चित प्रतिशत से और प्लस डीए सेवा शर्तों के अनुसार। अब डीए आपको सेवा शर्तों के अनुसार अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तभी लेना है, नहीं तो आपको नहीं लेना है। सेवानिवृत्ति लाभों के लिए महंगाई भत्ते को अगर मूल वेतन का हिस्सा माना जाता है तो इसको कहते हैं डीए सेवा शर्तों के अनुसार है। तो इसमें आपको क्या करना है, वेतन से अभिप्राय, अरे 10% या 50% किसका लोगे, उस कर्मचारी का मूल वेतन प्लस कमीशन एक निश्चित दर से और डीए कौन सा हिस्सा, अगर सेवा शर्तों के अनुसार पूरा तो पूरा जोड़ोगे और आंशिक है तो आंशिक जोड़ोगे। उसके अलावा अगर मान लो कि अगर कर्मचारी अपने स्वयं के मकान में रहता है या पैतृक मकान में रहता है तो इसकी छूट नहीं मिलेगी, एचआरए की छूट नहीं मिलेगी। एचआरए की छूट प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है कि यदि किराए की राशि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक है तो कर्मचारी अपने नियोक्ता को मकान मालिक का नाम एवं पैन कार्ड की प्रति जमा कराएगा, अन्यथा ये कटौती नहीं मिलेगी। 1 जून 2017 से यदि कर्मचारी द्वारा लिए गए मकान का किराया 50,000 रुपये प्रति माह से अधिक है तो कर्मचारी भुगतान करने वाली राशि पर 5% की दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती भी करेगा, टीडीएस करके किराया देगा अगर उसका किराया 50,000 रुपये प्रति माह से ज़्यादा है। तो ये आपको मकान किराए भत्ते का मैंने आपको नियम बताया कि मकान किराए भत्ते में कितनी राशि करमुक्त और कितनी कर योग्य होगी, ये फार्मूला आपको समझाया। ये फार्मूला पीडीएफ में मैंने आपको भेजा है, वहाँ से भी आप इसकी डिटेल देखेंगे। दूसरा आपका भत्ता है जो पार्टली, अब इसमें बीच में एक मनोरंजन भत्ता भी आता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस की एक विशेष परिस्थिति है, आप क्या करेंगे, मनोरंजन भत्ते को एक बार टैक्सेबल सैलरी में शामिल कर लेंगे और फिर नीचे आगे जाकर के आपको कुछ कटौतियां ग्रॉस सैलरी में से बताई जाएंगी, उसमें केवल सरकारी कर्मचारी के लिए मनोरंजन भत्ते की कटौती का प्रावधान किया गया है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स और तीसरा जो आपका मनोरंजन भत्ते की छूट है वो घट जाएगी। इसका भी एक फार्मूला है कि निम्नलिखित में सबसे कम राशि करमुक्त हो जाएगी एंटरटेनमेंट अलाउंस की, कौन सी, वास्तविक प्राप्त राशि जो आपके एंटरटेनमेंट अलाउंस की है वो 1 नंबर पॉइंट में, 2 नंबर पॉइंट में 5,000 रुपये और तीसरे नंबर पॉइंट में वेतन का 1/5 भाग। तीनों अमाउंट में जो कम है वो प्राप्त एंटरटेनमेंट अलाउंस में से आप माइनस कर देंगे, बाकी वो डिडक्शन के रूप में वहाँ घट जाएगा। तो ये जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है इसका आपको ध्यान रखना है, एक बार स्टेटमेंट में ऊपर टैक्सेबल दिखाएंगे पूरा और फिर नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ जाकर के इसकी कटौती देंगे वर्किंग नोट बना करके। अच्छा, अब इसके बाद
कुछ जो भत्ते हैं वो निश्चित सीमा तक व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए विशेष भत्ते दिए गए हैं। पार्टली एग्जेम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल। कौन कौन से? जैसे आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, एक नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को बच्चों के पढ़ाने के हिसाब से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देता है, बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता। तो इस बच्चों के लिए शिक्षा भत्ते का क्या नियम है कि एक बच्चे, 2 बच्चों के लिए और 100 रुपये के हिसाब से, यानी कहने का मतलब ये है कि ये भत्ता 100 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह, अधिकतम 2 बच्चों के लिए करमुक्त है। 2 बच्चों के लिए करमुक्ति मिलेगी 100 रुपये 1 महीने की, और 2 बच्चों के लिए 200 1 महीने की, तो 12 महीने की एग्जेम्पशन कितनी होगी? 2400 रुपये। और अगर ज़्यादा मिल रहा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा और इतना आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपके बच्चों के लिए हॉस्टल अलाउंस। अब हॉस्टल अलाउंस में भी क्या है कि जो छात्रावास भत्ता है उसमें यह भत्ता प्रति बच्चा 300 रुपये प्रति माह, अधिकतम 2 बच्चों के लिए करमुक्त है। भाई एजुकेशन अलाउंस 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों के लिए, और हॉस्टल अलाउंस है वो 300 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह, अधिकतम 2 बच्चों के लिए करमुक्त है और बाकी कर योग्य है। इसके अलावा जनजाति छात्र भत्ता, ट्राइबल एरिया अलाउंस। अब ये भत्ता क्या है, केवल 9 राज्य के अंदर ही इसके एग्जाम्पशन मिलती है। 200 रुपये प्रति माह के हिसाब से इसकी एग्जाम्पशन है। इसमें कौन कौन से राज्य हैं, ये राज्य आपको याद करने पड़ेंगे। 9 राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तमिलनाडु और कर्नाटका। और फिर आपके आता है परिवहन भत्ता, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। यह भत्ता नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को निवास से कार्यालय तक आने व जाने में किए गए व्यय की पूर्ति के लिए दिया गया है। ये केवल जो डिसेबल्ड पर्सन है ना उसके लिए ही एग्जेम्प्टेड है। 3200 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होता है, अन्य कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। कौन सा? ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब कोयला खनन भत्ता है, जमीन के नीचे अंडरग्राउंड कोल माइनस अलाउंस, जमीन के नीचे खान में काम करने वाले कर्मचारियों को दिया गया भत्ता 800 रुपये प्रति माह तक करमुक्त है। अंडरग्राउंड कोल माइनस माइन अलाउंस। इसके अलावा यातायात संस्थाओं के कर्मचारियों को यातायात संचालन भत्ता, ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस टू एम्प्लॉइज ऑफ ट्रांसपोर्ट कंसर्न्स। यह भत्ता यातायात संस्थाओं में कार्यरत उन कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है जो वाहन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के कार्य में संलग्न हैं। यह भत्ता इस दौरान उनके व्यक्तिगत व्ययों की पूर्ति के लिए दिया जाता है। इस भत्ते की देय राशि का 70% अथवा 10,000 रुपये प्रति माह, जो भी दोनों में कम है वो करमुक्त होगा। अब आपका आता है संयुक्त या मिश्रित पर्वतीय क्षतिपूर्ति भत्ता, कंपोजिट हिल कंपनसेटरी अलाउंस। अब इस भत्ते की कितनी राशि करमुक्त होगी? ध्यान से सुनिए। अलग अलग क्षेत्रों के लिए इस भत्ते की करमुक्त राशि नियमानुसार 300 रुपये से 7,000 रुपये प्रति माह के बीच हो सकती है। जम्मू कश्मीर के सियाचिन क्षेत्र में कितना रेट है? 7,000 रुपये प्रति माह। 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में 800 रुपये प्रति माह। इन क्षेत्रों में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एंड कश्मीर के कुछ क्षेत्र सम्मिलित हैं। अच्छा, समुद्र तल से 1,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए 300 रुपये प्रति माह। ये है आपका कौन सा भत्ता? संयुक्त मिश्रित पर्वतीय क्षतिपूरक भत्ता, कंपोजिट हिल कंपनसेटरी अलाउंस। फिर इसके अलावा कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्ति भत्ता, कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस। इसमें क्या करमुक्ति का नियम है? ध्यान से सुनिए। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में तथा मणिपुर व नागालैंड के क्षेत्रों में काम करने पर इस प्रकार का भत्ता 2600 रुपये प्रति माह तक करमुक्त है और बाकी कर योग्य होगा। संशोधित कार्य क्षेत्र क्षतिपूर्वक भत्ता, कंपनसेटरी मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस। इसमें क्या है? यह भत्ता कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में तथा मिजोरम एवं त्रिपुरा के समस्त क्षेत्रों में 1,000 रुपये प्रति माह तक करमुक्त है और जो बाकी का हिस्सा है वो कर योग्य होगा। अच्छा, अब इसके अलावा पाटली में ये भत्ते क्या है कि आपको किताब से याद करने पड़ेंगे, ऐसे सुनने से याद नहीं होते हैं। जब बारीकी से आप इनको पढ़ोगे किताब में तभी आपको याद होंगे। एक बात तो आपका मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ये भत्ते आपको
याद करने हैं, तभी आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसका हल कर सकोगे। विद्रोह या उपद्रव नियंत्रण भत्ता, यदि सशस्त्र सैनिक दल के सदस्यों को उनकी नियुक्ति के मूल स्थान से किसी अन्य स्थान पर विद्रोह या उपद्रव वाला जो क्षेत्र है जहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी चलती है 30 दिन से अधिक के लिए नियुक्त किया जाए तो इस हेतु भत्ता प्रदान किया जाता है। ये ऐसा भत्ता 3,900 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होता है। सीमा क्षेत्र भत्ता, दूरस्थ क्षेत्र भत्ता, कठिन या दुर्गम क्षेत्र भत्ता एवं अशांत या दंगाग्रस्त क्षेत्र। अब इसके लिए क्या है कि श्रेणी बनाई गई है, उस हिसाब से करमुक्त होगा। श्रेणी ए में 1300, बी में 1100, सी में 1050, डी में 750, ई में 300 और एफ में 200 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होगा, बाकी कर योग्य होगा। अच्छा, अब इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, उच्च दबाव क्षेत्र, इसमें क्या है, ये भत्ता केवल सशस्त्र सेवा दल के उन कर्मचारियों को जो 9000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले स्थान पर कार्य करते हैं निम्न सीमा तक करमुक्त होगा। हाई एल्टीट्यूड में जो फौजी काम करते हैं उनको ये विशेष भत्ता दिया जाता है। करमुक्ति का नियम क्या है, 9000 से 15000 फीट की ऊंचाई पर काम करने की दशा में 1060 रुपये प्रति माह करमुक्त होगा और 15000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर काम करने की दशा में 1600 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होगा। शेष राशि कर योग्य होगी। अधिक क्रियाशील क्षेत्रों में काम करने पर विशेष क्षतिपूर्वक भत्ता, स्पेशल कंपनसेटरी हाईली एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस, ये भत्ता 4200 रुपये प्रति माह तक केवल सैन्य बलों के कर्मचारियों के लिए करमुक्त है। फिर आपके बाद आता है द्वीप नियुक्ति संबंधी भत्ता, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, सशस्त्र सैनिक दलों की अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह में नियुक्ति होने पर यह भत्ता 3250 रुपये प्रति माह तक करमुक्त होगा। तो ये दूसरी कैटेगरी थी आपकी, कौन सी, आंशिक करमुक्त भत्ते। कुछ हिस्सा आपको सीमा तक करमुक्त है और बाकी का आपके लिए टैक्सेबल है। अब मैं आपको उन भत्तों के बारे में बता रहा हूं जिनके बारे में इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल है बिल्कुल। आप इनका नाम आते हैं, इनको सीधा स्टेटमेंट में लिख दीजिए, ये भत्ता और ये इतनी राशि फुल्ली टैक्सेबल है, कोई इसमें किसी प्रकार की एग्जम्पशन नहीं है। यानी पूर्णतः करमुक्त भत्ते और आंशिक जो पूर्ण करमुक्त भत्ते हैं उनको आपको विशेष तरह से याद करना पड़ेगा कि इनकी ये रूल है, और जो फुली टैक्सेबल हैं उनको तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। टिप्स के अंदर इनके अंदर कोई छूट नहीं है। कौन कौन से भत्ते इस तरह के जिनकी छूट नहीं है उसमें ध्यान से सुनिए। जैसे आपके महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, नगर क्षतिपूर्वक भत्ता, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ग्रामीण भत्ता, रूरल अलाउंस, चिकित्सा भत्ता, मेडिकल अलाउंस, नौकर भत्ता, सर्वेंट अलाउंस, प्रॉक्टर भत्ता, प्रॉक्टर अलाउंस, वार्डन भत्ता, वार्डनशिप अलाउंस, परियोजना भत्ता, प्रोजेक्ट अलाउंस, प्रतिनियुक्ति भत्ता, डेपुटेशन अलाउंस, अधिक समय भत्ता, ओवर टाइम अलाउंस, अंतरिम राहत, इंटरिम रिलीफ, टिफिन भत्ता, टिफिन अलाउंस, परिवार भत्ता, फैमिली अलाउंस, भोजन भत्ता, लंच अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता। ये डॉक्टर्स को दिया जाता है कि वो शहर क्षेत्र में नहीं रहते, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, इसलिए आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओ तो आपको भत्ता दे देंगे, या शहरी क्षेत्र में भी भत्ता दे देंगे। आप प्राइवेट प्रैक्टिस मत कीजिए, केवल हॉस्पिटल में ही कार्य कीजिए। कठिन कार्य भत्ता, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, दूरभाष भत्ता, टेलीफोन अलाउंस, गार्ड भत्ता, गार्ड अलाउंस, सुरक्षा भत्ता अथवा कुत्ता रखने हेतु भत्ता, सिक्योरिटी अलाउंस और डॉग अलाउंस। तो ये भत्ते ऐसे हैं जो पूर्णतया कर योग्य हैं, किसी प्रकार की इनकम टैक्स में छूट नहीं है, आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैंने आयकर के जो सैलरी का चैप्टर है भत्तों के बारे में आपको बताया। भत्ते क्या होते हैं, कौन से भत्ते पूर्णतः करमुक्त, पूर्णतः कर योग्य और कौन से आंशिक कर योग्य और करमुक्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इस लेक्चर को आपने सुना और बाकी डिटेल आप बुक में जरूर पढ़िएगा, मेरी PDF जरूर देखिएगा, उससे आपको इनको याद करने में सुविधा होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर।